सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, संस्कृत व्याकरण के साथ साथ हमने हिंदी व्याकरण को पढ़ाना भी आरंभ कर दिया है और हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हमारी यह कक्षा संख्या 2 है। एक कक्षा हमने आपको पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया है हिंदी व्याकरण। बस यदि आप हिंदी व्याकरण को ही पढ़ना चाहते हैं तो बस उसी प्लेलिस्ट को देखिएगा, अन्य प्लेलिस्ट मत देखिएगा। और संस्कृत का व्याकरण पढ़ना है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, बहुत सारे कोर्स तैयार। तो हिंदी व्याकरण में हमने पिछली कक्षा में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभागीकरण इस विषय को लेकर के बात की थी। ठीक है, यदि आपने पहली कक्षा नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिएगा तो आसानी होगी। आज से हम मुख्य रूप से, वैसे तो हमारी व्याकरण की कक्षा आज से ही आरंभ हो रही है, पर भूमिका के रूप में जो कक्षा बनाई है वो भी अवश्य देख लें। तो चलिएगा, आज हिंदी व्याकरण अर्थात व्याकरण जो शब्द है, ग्रामर, उसके बारे में विस्तार से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। संक्षिप्त रूप में आज ये समझ लीजिएगा कि कोई भी भाषा होती है, ध्यान रखिए, क्या कोई भी भाषा होती है, चाहे संसार की कोई भी भाषा हो, भाषा, यहां पर हमने ले ली हिंदी भाषा। व्याकरण उन्हीं भाषाओं का होता है, अर्थात जो भाषाएं पहले से अस्तित्व में हैं। कहने का अर्थ यह है कि भाषा पहले होती है, उसका व्याकरण बाद में होता है। क्या? भाषा पहले होती है, व्याकरण बाद में होता है। ये मानिएगा, भाषा पूरी तरह से जब प्रवाह से चलने लगती है समाज में, तब उस भाषा को व्यवस्थित रखने के लिए उस भाषा का रूप अधिक बिगड़ ना जाए। मेरा मन है, समाज में जो निरंतर व्यवहार में चल रही है कोई भाषा, और जब भाषा चलती है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के झंझावात आते हैं। तो उन झंझावातों से, उन तूफानों से उस भाषा का, जिसे हम बोलते हैं, व्यवहार में लोग लेते हैं, उसका स्वरूप अधिक खराब ना हो जाए। अर्थात एक ही शब्द का बिगड़ बिगड़ करके भिन्न भिन्न रूप अधिक ना हो जाए। इस विकृति से भाषा को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो व्याकरण बना देते हैं उस भाषा का। तो इससे ये सीधा ज्ञात होता है कि भाषा पहले होती है, व्याकरण उसका बाद में होता है। हिंदी भाषा पहले है और व्याकरण उसके बहुत बाद बना है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी भाषा ले लीजिएगा, संस्कृत भाषा पहले थी, करोड़ों वर्ष तक उसका ऐसे ही व्यवहार में आती रही, फिर जाकर के विद्वानों ने उसका व्याकरण बनाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, भाषा पहले होती है, फिर व्याकरण होता है, ग्रामर होती है। ऐसे अंग्रेजी भाषा का जो ग्रामर है वो बाद में बना है।
कभी भी व्याकरण जिस भाषा का है उस भाषा से पहले नहीं बनाया जाता है, बनता ही नहीं है। भाषा पहले अस्तित्व में होती है, उसके उस भाषा में अधिक बिगड़ाव ना आ जाए, ठीक है, लोग उसको अधिक मैंने जैसा कि बताया एक एक शब्द के दो दो तीन तीन शब्द बिगाड़ करके बोलें, उसको रोकने के लिए। तो भाषा के ग्रामर का निर्माण होता है, सृजन होता है। भाषा कोई व्यक्ति नहीं बनाता। क्या है? दूसरी बात, जो भाषाएं होती हैं उसको कोई एक दो तीन चार व्यक्ति मिलकर के नहीं बनाते। भाषा को धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कि वो भाषा कैसे बन गई। सैकड़ों वर्ष के समय में कोई भाषा अपने अस्तित्व को प्राप्त कर पाती है। भाषा को कोई व्यक्ति नहीं बनाते, वो एक भाषा दो भाषा तीन भाषाओं में से कुछ कुछ ऐसे मिलकर के बनती है, ठीक है। तो इसलिए भाषा को कोई व्यक्ति बनाते मिलकर के नहीं बनाते हैं, विद्वान मिलकर के नहीं बनाते हैं कि लो जी अब इस भाषा को इस देश में बोला जाएगा, ये भाषा ये शब्द हम बना बना करके दे रहे हैं, ये नियम बना बना करके दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग लोग बोले नहीं। भाषा अपने आप प्रवाह में आ जाती है, फिर उसको व्यवस्थित रखने के लिए विद्वान लोग व्याकरण बनाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बस ये दो बात व्याकरण के बारे में, फिर हम अलग वीडियो बनाएंगे उसमें विस्तार से बताएंगे। तो अब हिंदी भाषा के व्याकरण को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें विद्वानों ने क्या क्या नियम बनाए हैं, क्या क्या कौन से शब्द क्या माने किस किस अर्थ में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और एक तीसरी बात और ध्यान रख लीजिएगा, कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं व्याकरण को किसी भी भाषा के व्याकरण को सीख करके मैं उस भाषा को एकदम एक्यूरेट ढंग से सही ढंग से मैं उसको बोल पाऊंगा, ऐसा नहीं होता। भाषा को सही रूप में बोलने के लिए उस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में रह करके अभ्यास करके ही शुद्ध बोला जाता है। व्याकरण से तो उस भाषा की सामान्य जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं, जिनसे हम उस भाषा को बोलने में जो दोष न कर बैठे, इतनी सहायता मिलती है, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं भाषा। भाषा की जो मूल इकाई है, मूल इकाई है वो क्या है? वर्णमाला। हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला, संस्कृत भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला, हिंदी भाषा की भी वर्णमाला है। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत ही खेद है कि आज हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों में 95% लोग इस वर्णमाला के अंदर जो वर्ण हैं उनका सही उच्चारण भी नहीं करते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा को जानने के लिए तो आरंभ करते हैं वो क्या होती है? वर्णमाला, ठीक है। अभी बात करते हैं हिंदी वर्णमाला, माने हिंदी भाषा का नाम है, उस भाषा के जो वर्ण हैं उनकी माला, माने उनका समूह कह सकते हैं। माला भी क्या होता है? मोतियों का समूह नाम का नाम कोई तो माला कहते हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से मोती जब हम धागे में पिरो देते हैं तो उसको माला कहते हैं।
तो मोती समूह रूप में क्रमबद्ध तरीके से जब इकट्ठे होते हैं तब माला होते हैं। ऐसे ही ये जो वर्ण हैं, जब वर्ण क्रमबद्ध तरीके से हम उनको रखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो वो क्या है, उन वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं, माला। माला ध्यान रखेंगे। यदि माला के मोतियों को इधर उधर बिखरा देंगे, कोई उधर डाल दिया, कोई उधर डाल दिया, हमने 100 मोती लिए, उधर फेंक दिए, इधर फेंक दिए, तो उनको माला नहीं कहा जाता। क्रमबद्ध तरीके से उन मोतियों को जब लगाया जाता है, रखा जाता है, तब वो समूह उनका माला कहा जाता है। ऐसे ही वर्ण है ये। वर्णों को जब हम इधर उधर फेंक देंगे, 5 कुछ ऐसा, उनका कोई क्रम ही नहीं है, कौन सा पहले आ रहा, कौन सा बाद में आ रहा है, तो वो माला नहीं है। जब वर्णों को क्रम से हम रखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तब वो क्या बन जाता है, समूह ही माला कहलाता है। ठीक है, ये मोटी सी बात है, समझ में आ गई। अब वर्ण, सबसे छोटी इकाई। वर्ण की परिभाषा थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं, जो लिखी है यहां पर मैंने। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण की परिभाषा विद्वानों ने यह निश्चित की है कि जो हम बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि, तो सार्थक ध्वनियां जो होती हैं उनके समूह को ही भाषा कहते हैं वास्तव में। तो जो ध्वनियां हैं, तो ध्वनियां माने ध्वनि को कहते हैं, उस ध्वनि को कहते हैं जिस ध्वनि का कोई खंड माने टुकड़ा ना हो सके। माने सबसे छोटी माने ध्वनि, माने ऐसी ध्वनि, माने जैसे हम किसी वस्तु को काटते जाए, जब ऐसा अंतिम टुकड़ा जिसका टुकड़ा ना हो सके, उसको क्या कहते हैं, परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु। वैसे ही जो भाषा है, उस भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां, ध्यान रखें, शब्द, ठीक है, जो शब्द और ध्वनि पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। क्या है, शब्द और ध्वनि पर्यायवाची हैं। तो उस वर्ण, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसको विभाजन नहीं किया जा सके। जैसे मानिएगा यहां पर ये, जैसे मैंने दिखाया है, जैसे अ, ए, उ, रे, व, च, क इत्यादि। कोई कहे इसको आप, इसका आधा प्रयोग होगा, नहीं होगा। ये ध्वनि, ये छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, इसका विभाग नहीं कर सकते आप, इसको आधा करके नहीं बोल सकते आप, ध्यान रखें। अभी पूरी ऐसे ही दूसरी भी है, ये तो ऐसे वह कोई बोले कि भाई वह को आधा बोल करके प्रयोग करो, नहीं होगा, इसका विभाग नहीं किया जा सकता। ये ही वर्ण है। ठीक, यहां पर इसको, ये जो ऐसा भी है, ये भी है, इसका कोई विभाग नहीं होगा, ई ई ही रहेगा, ई को आप तोड़ करके नहीं बोल सकते। जैसे अभी, जैसे एक पानी हमने शब्द ले लिया, ये पानी शब्द, पानी शब्द मानी जो पानी ध्वनि है, क्या है, पानी ध्वनि है, उसको हमने लिया। तो इसमें अब विचार करना है, तो ये जैसे हमने एक पानी, एक ध्वनि ले ली, एक ध्वनि से मतलब है जिसमें हम, जैसे मैं जाता हूं, ये भी क्या है, ध्वनि है, ध्वनि है। मैं जाता हूं, ये एक ध्वनि का है। वैसे ही मानो हमने एक पानी ध्वनि ले ली, पानी शब्द की, हमने यहां पर एक मोटे मोटे तरीके से इसकी 2 ध्वनियां हमने बांट ली। इस पानी जो शब्द ध्वनि है, इसमें हमने 2 ध्वनि मानी, एक पा ध्वनि मान लिया, एक नी मान लिया। अब इस पानी, इस ध्वनि के तो हम, ये ऐसी ध्वनि है पानी कि हम इसको विभाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
इसके पार्ट कर सकते हैं, इसका विभाजन कर सकते हैं। कैसे? इसको हम पहले इसको ऐसा बांट सकते हैं, पा और नी, इसकी दो ध्वनियां बना सकते हैं। क्या? पानी में पा और नी, ये दो ध्वनियां हमने बना ली। इसका मतलब ये है, इसका विभाग हमने कर दिया तो ये वर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार की ध्वनि वर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसका भाग कर सकते हैं पा और नी। अब हम इसको भी देखेंगे कि इसका कोई विभाग हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि इसका विभाग नहीं हो सकता तो यही वर्ण माना जाएगा, और इसका यदि विभाग हो गया तो ये वर्ण नहीं माना जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि हम इसमें भी विभाग कर सकते हैं। इसके हम इन दो के हम चार कर सकते हैं। जैसे पा के अंदर हम किसी को बताएं तो कह सकते हैं ये प और आ, इसमें प ध्वनि और आ ध्वनि, विभाग कर दिया। ना, ई, दो ध्वनियां हो गई। इसका मतलब ये हुआ, ये भी ऐसी ध्वनि है जिसके भी पाठ किए जाते हैं, विभाग किए जाते हैं। ठीक है, इसके भी विभाग कर देते हैं। तो विभाग कर देने से क्या हो जाएगा? विभाग करने से इसका मतलब ये हुआ, ये भी वर्ण नहीं है, ये भी वर्ण नहीं है, ध्यान रखेंगे। इससे ये हुआ, तो अब इसका पार्ट नहीं हो सकता है, तो ये बात निकल के आई। ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, माने शब्द की सबसे, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, इसलिए ये वर्ण माने जाएंगे। बस वर्ण की यही परिभाषा। कोई भी हमें पूछता है वर्ण, वर्ण अर्थात जो शब्द होते हैं, शब्द माने ध्वनि, ध्वनि माने ध्वनि की वो इकाई, माने वो ध्वनि जिसका विभाग न किया जा सके, अर्थात सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है, वो वर्ण नाम से आएगी। अब इसके बाद चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं होंगे, इसलिए ये ही मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में, वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो समझाने के लिए, ध्वनि तो कान का ही विषय है, कान से ही सुनाई देता है। ठीक है, वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर के शब्द और वाक्यों की रचना होती है। ठीक है, इन छोटी छोटी इकाइयों को हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनता है, वाक्यों को जोड़ जोड़ करके फिर जो भाषा होती है पूरी भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण के विषय में मैंने आपको समझा दिया, ये वर्ण की परिभाषा है। ठीक है, आइए अब हिंदी वर्णमाला में ध्यान रखेंगे। स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों में थोड़ा सा अलग पढ़ा देते हैं। ठीक है, आज आपको इस हिंदी वर्णमाला को पूरा समझ लेना है। ये मैंने वर्ण की परिभाषा आपको इसलिए बताई जिससे आप अब इस वर्णमाला के स्वरूप को ठीक से समझेंगे कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, वर्णमाला के अंदर वो छोटी इकाई जिसके भाग नहीं किए जा सकते वो कितने हैं। ठीक है, आइएगा हिंदी वर्णमाला। इस वर्णमाला को व्याकरण के द्वारा दो नाम दिए गए। इन पूरे का नाम तो वर्णमाला है, फिर इसके भी विभाग किए गए हैं। एक को नाम दिया है स्वर, स्वर जिसको इंग्लिश में आप वोवेल कहते हैं, स्वर। इसको संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में आप इसी को क्या कहते हैं? अच, अच कहते हैं, स्वर को ही अच कहते हैं। ठीक है, यदि आप संस्कृत व्याकरण का शब्द जानते हैं तो। और दूसरे वर्णों को बांट दिया है व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। ठीक है, ये व्यंजन, व्यंजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी में ऐसे भी व्यंजन लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं।
व्यंजन जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश में, और संस्कृत व्याकरण में इसको बोलते हैं हल। हल कहने से हमें बोध होता है व्यंजन। तो आपको अच और हल, ये तो संस्कृत व्याकरण का विषय है मुख्य रूप से, पर हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी धीरे धीरे मैं आपका संस्कार बना देता हूं। दो विभागों में बांट दिए, ठीक है। ये वाले स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में रखे 11। कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ऐसी ध्वनियाएं, इनके विभाग नहीं किए जाते, ध्यान रखेंगे। इनके विभाग नहीं हो सकते। आप औ को तोड़ करके नहीं बोल सकते, ओ को तोड़ करके नहीं बोल सकते, आई को तोड़ करके नहीं बोल सकते, ए को तोड़ करके नहीं बोल सकते। इन वर्णों को आप विभाग करके नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये वर्ण हैं, ठीक है। व्यंजन, अब व्यंजन आगे दिखाए, ध्यान रखेंगे। इन व्यंजनों को जब दिखाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। ये अभी मैं उच्चारण भी कराऊंगा, और अगली कक्षा में इनका माने इनके लिए माने सभी वर्णों का अलग अलग स्थान भी बताऊंगा कि इस वर्ण का उच्चारण इस स्थान से होता है, इस स्थान से होता है, स्थान भी बताया जाएगा, ठीक है, अगली कक्षा में। ये ठीक है, और आगे अभी और बता दूंगा मैं। देखिएगा, व्यंजन में कवर्ग, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर हमने ये लिखा हुआ है, इसमें सब में हमने अ जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है? अ। व्यंजन की ये पहचान है कि व्यंजन बिना किसी स्वर के अकेले उच्चरित नहीं होते, उनका उच्चारण नहीं होता। इसलिए जो भी हम व्यंजन यहां पर लिखेंगे सब में अ जोड़ के लिखा हुआ है, पर अ उसका भाग नहीं है, ये समझ लीजिए पहले। इस क में क्या है? क और अ पल क। अब आप कोई कहिए व्यंजन है तो इसका विभाग तो हो जाएगा, यहां पर लिखा है, परंतु यहां पर हम क अकेला बोल नहीं सकते, उसमें कोई न कोई हमें स्वर स्वर मिलाना पड़ता है। तो कौन सा मिलाएं? तो सहज से ये सहज बात है कि जो पहले आता है उसी को मिला के दिखा देते हैं। तो ये क्या है? व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए हम एक स्वर का अ का सहायता ले लेते हैं, ठीक। तो ये इसमें है, तो वास्तव में ये मैं क कहूंगा तो ये क इसको माना जाएगा व्यंजन, ठीक है, अ को नहीं माना जाएगा। ये क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। ठ वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग इसमें बना लिए हैं। क वर्ग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क सबसे पहले है, इसलिए क वर्ग बोल लेते हैं। तो इसमें 5 हैं, ध्यान रखेंगे। ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनमें 5 करके कितने हो गए? 25। ठीक है, और 11 वो हैं पहले, ध्यान रख लीजिएगा। और इन व्यंजनों में इनका नाम रखा गया, ये जो आगे है इनका अंतःस्थ, इनको अथवा अंतःस्थ, अंतःस्थ, ठीक है। इनमें या र ल व, ये 4 लिए, ये है व्यंजन ही है, ठीक है। और ये ऊष्म वर्ण है, श श स ह, और इनको माना गया है 2 वर्ण और आ चुके हैं। आज की हिंदी में ये 2 वर्ण और आ चुके हैं, ये प्राचीन हिंदी में नहीं थे, ध्यान रखें, प्राचीन हिंदी में नहीं थे, परंतु ये 2 वर्ण भी अब द्विगुण व्यंजन,
द्विगुण माने इसके दो गुण हैं, ण और ढ़ है, ये अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। ये और ये और ये और ये अलग हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये ऐसा माना जाएगा स्वतंत्र एक प्लस अ, ये एक ही ध्वनि है, ध्यान रखेंगे। ये इसमें ऐसा मत कहिए ड ड के नीचे एक बिंदी लगी है, बिंदी कुछ नहीं है, वो ड बिंदी मिलकर के एक वर्ण है। ये क्या है, ड बिंदी मिलकर के एक वर्ण है, ठीक है। दो गुणों वाला, अर्थात इसके अंदर दो गुण हैं, ड़ 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 ड़, इस प्रकार की ध्वनि इसमें, ठीक। ऐसे ड़ 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 ड़, जैसे पढ़, ठीक है, इनका भरपूर प्रयोग होता है। और एक है अनुस्वार, ये क्या है, अनुस्वार। ये वास्तव में जो ऊपर स्वर हमने लगाए उनके उनके पीछे प्रयोग होता है, क्या है, स्वरों के साथ इसका प्रयोग होता है। पहले कोई हम स्वर रखते हैं, एक माने कोई भी आ ई ऊ रखते हैं, उसके पीछे लगाते हैं। ऐसे ही ये विसर्ग है, ध्यान रखेंगे। विसर्ग क्या है, इसको दो बिंदी लगाते हैं, इसका उच्चारण होता है नासिका से, और इसका उच्चारण होता है जैसे ह होता है, ह के सदृश उच्चारण होता है इसका, है? ये भी अभी मैं वर्ण के अंदर, शब्द के अंदर इसका प्रयोग बताऊंगा, ठीक है। इसका अकेले का आप उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये इतने, अब कितने हुए देखिएगा, अब 11 और 25 और ये चार आपके अंतस्थ हो गए, और चार आपके ऊष्म हो गए, और दो ये आपके व्यंजन हो गए, ठीक है, ये वाले नीचे वाले द्विगुण व्यंजन, और एक अनुस्वार और विसर्ग, ये दो हो गए। इतने कितने हो गए, 1 5 6 4 10 4 14 और 4 18, और 2 2 4, बस यही 48 वर्ण हैं। अर्थात ध्वनि की सबसे छोटी इकाई हिंदी में यही है, ठीक है। बस इतने ही वर्ण हैं। अब आपको क्या है, वर्णमाला में पुस्तकों में ये भी पढ़ाया जाता है, परंतु ये वास्तव में कोई अलग वर्ण नहीं है। श त्र ज्ञ श, ये भी पढ़ाते हैं, ये वर्ण नहीं है, ये तो वर्णों का समूह है, ठीक है। इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ये वस्तुतः वर्ण नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। पर अभी तो ये मानिएगा, हम पूछते हैं हिंदी वाले अध्यापकों को भी, तो वो इसकी भी गणना करके क्या कहते हैं, 48 और 4 52, 52 बताते हैं कुछ लोग, गलत है। कोई भी आपको पूछेगा, ये कोई पूछे ये वर्ण है कि नहीं है वर्ण, ये वर्णों का समूह है। इसके अंदर क्या है, पहले क है प्लस श है प्लस आ है, ये तीन वर्ण है इसके अंदर, इसलिए ये वर्ण नहीं है। वर्ण तो ये है क श अ, ये हैं, इसके तो विभाग हो रहे हैं, इसलिए ये वर्ण की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए वर्ण नहीं है। ये इसी प्रकार से ये त्र, ये भी वर्ण नहीं है, ये वर्णों का समूह है, ठीक है। ये ऐसे ही ये जा ञ और ये आ, ये भी तीन वर्णों का समूह है। ये भी क्या है, वर्णों का समूह है, ट र और ये आ, ठीक है। ये वर्णों के समूह है, इसलिए ये वर्ण नहीं है, ध्यान रखेंगे। इनको कोई कहे आप वर्ण मत गिनिएगा,
हिंदी भाषा के अंदर मूल जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, तो वो कितने हैं? कोई पूछे तो आपको मात्र और मात्र 48 हैं, 48। आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाए। ठीक, चलिएगा। अब मैं इन वर्णों का उच्चारण करा देता हूं, और इनके जो उच्चारण स्थान हैं वो वस्तुतः कहां से निर्धारित होते हैं? वो होते हैं संस्कृत के व्याकरण से। क्यों? ये जो भी वर्ण हमें हिंदी में दिखाई देते हैं वो सभी वर्ण कहां से आए हैं? वो संस्कृत भाषा से आए। ये ध्यान रखेंगे। ये हिंदी भाषा के अस्तित्व से पहले संस्कृत भाषा में विद्यमान थे। अब एक प्रश्न हो सकता है कि संस्कृत भाषा में कहां से आए? तो संस्कृत भाषा में कहीं से भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि जितने भी भाषाविद लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि संस्कृत भाषा से पहले कोई भाषा का अस्तित्व हमें इतिहास से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए संस्कृत भाषा के जो वर्ण हैं उनको ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आदि में वो परमात्मा की प्रेरणा से ऋषियों की ध्वनियों के माध्यम से प्रकट हुए। ठीक है, ये संस्कृत पर चले गए, बाकी अभी इतना ही रहिएगा। ठीक, आइएगा, मैं अभी उच्चारण कराऊंगा। और कहां कहां 99% लोग, हिंदी भाषी लोग गलत उच्चारण करते हैं, दोषपूर्ण उच्चारण करते हैं, उसको भी बता दूंगा। ठीक है, सीख लीजिएगा। अपने बालकों को हिंदी के वर्णों का शुद्ध उच्चारण, अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को हिंदी के वर्णों का शुद्ध उच्चारण सिखा लीजिएगा। आइए, जब भी मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि जब भी आप बालक बालिकाओं को ये सिखाएं तो ऐसा मत सिखाइएगा आ से अनार, आ से आम, नहीं, गलत हो जाता। ये अच्छा संस्कार नहीं है, ये पढ़ाए सिखाने की अच्छी पद्धति नहीं है। बच्चे को सीधा सिखाएं, शुरू सीधा उच्चारण। कैसा? आ, क्या है? आ, आ, ए, ई, उ, ऊ, री। ये वस्तुतः क्या है? री है, री। परंतु हिंदी में इसका उच्चारण कैसा करते हैं? ऐसा कर देते हैं, री। लिखते तो ऐसा है, क्या लिखते हैं? ऋषि, ए ऋषि। परंतु बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऋषि, ऋषि, ऋषि। परंतु नहीं, ये गलत है। ये री है, री, री। इसका उच्चारण तो आप भी गलत करते होंगे। यदि आप देख रहे हैं, यदि आप संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़े हैं तो आप भी इसको ऐसा ही बोलते होंगे, रा ई री। री नहीं है, री, री। ठीक है, री ये अपने आप में एक अलग ही वर्ण है। ये तो क्या है? दो वर्ण है, रा और ई। रा और ई ये दो वर्ण है, ये गलत है। इसको वास्तव में हमें शुद्ध क्या बोलना है हिंदी में भी? री। ए, आई, ओ, आऊ, ये हो गए स्वर आपके। का, खा, ग, घा, न। इसका उच्चारण भी बहुत सारे लोग गलत करते हैं। क्या बोलते हैं? अंग, अंग, अंग। ये क्या है? न, न। क्या है? न, न, बस न है ये। चा, छ, ज, झ, ञ। क्या है ये? प्राय करके इसको लोग हिंदी में तो पूरा गलत बोलते हैं, इये बोलते, इये, इये, इये।
इया, ये नहीं है क्या, इया 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 इया, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ, ये क्या है, ना। इसका भी सभी लोग गलत बोलते, सभी, सभी का मतलब प्राय करके हिंदी वाले सब क्या बोलते हैं इसको, इसका कुछ लोग करते हैं, इसका उच्चारण न कर देते हैं। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम ही मुझे लोग इसके बारे में लोग क्या उच्चारण करते हैं वो बताता है। मेरा नाम है ये, ठीक है जी, ऐसा। अब लोग क्या बोलते हैं, श्रवण, क्या बोलते हैं, श्रवण। एक तो न बोलते हैं इसको, ठीक है, और कुछ लोग इसको बोलते हैं श्रवण, श्रवण, जो रबड़ वाला है ड़ा, ठीक है, श्रवण है, श्रवण है, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। क्या बोल देते हैं, ये वाला बोल देते हैं इसको। ये कि मुझे अपने नाम के इस ण का उच्चारण ये भी सुनाई देता है, ठीक है, क्या है, श्रवण। और एक श्रवण, श्रवण, श्रवण बोलते हैं। और इसका उच्चारण मेरे ही नाम में मुझे सुनाई, एक है श्रवण, क्या है, श्रवण, श्रवण, ये है शुद्ध उच्चार, श्रवण कुमार, श्रवण। ये क्या है, अण। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, अण, क्या, अण, अण नहीं है ये तो, अण है, अण, अण, अपने आप अण, अण, और सही उच्चारण हो रहा, अण, अण। इसका उच्चारण आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे हैं आप विद्यार्थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने संस्कृत का व्याकरण नहीं पढ़ा था तब भी हम भी इसको दोष युक्त ही उच्चारण करते थे, ठीक है। तो मेरा सही नाम क्या बोला जाएगा, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार, ना श्रवण कुमार, ना श्रवण कुमार, क्या है, श्रवण कुमार। तो इसका उच्चारण भी आपको बहुत ध्यान से हमें अपने बालकों को बचपन से ही सिखा देना चाहिए। मैं अपने बच्चों को अभी सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी वो स्कूल में जाते हैं, कहीं लोगों के बीच में रहते हैं, लोग इस वर्ण का उच्चारण ही गलत करते हैं, तो वो भी सीख गए हैं, सीख जाते हैं सब। तो मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, पूरा परिश्रम करना पड़ रहा है कि आपको ये नहीं बोलना, ये बोलना ण, 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 ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। ये तो सभी लोग सही बोलते हैं, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये भी सभी लोग सही बोल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। आइए, या र ल व, यहां पर कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, कुछ लोग व बोलते हैं, ये क्या है, हुआ हुआ। कुछ लोग इसको ब बोल देते हैं, ब गलत है, ये ब नहीं है, व है, व, ठीक है। तो या र ल व, ये तो प्राय करके ये मानिएगा 100% लोग तो हिंदी भाषी हैं वो गलत ही बोलते हैं, इन सबके स्थान में इसका प्रयोग करते हैं। इसका ये क्या है, इसको बोलते हैं तालव्य शकार, श श श, शीटी वाला भी आप बोलते होंगे इसको, क्या है ये, श श। और ये क्या है, मूर्धन्य है, शकार, तो श श श। ये दंत सकार स, सामान्य इसको हर कोई बोल लेता है, इसमें भेद करना सीखेंगे आप। श श स, श श स, ह। ये क्या है,
ड़, ढ़, है? ड़, ढ़। इसका अकेले में थोड़ा परेशानी होगी, जैसे गिर पड़ना, गिर पड़ना, अपने आप आ रहा है, गिर पड़ना, ठीक, गिर पड़ना। और पुस्तक पढ़ना, ठीक है, पुस्तक पढ़ना, ठीक है, ये ढ़ है, ठीक है। ये अपने आप में हिंदी में ये वर्ण संस्कृत में नहीं है, ध्यान देंगे, ये संस्कृत भाषा में नहीं है, ये हिंदी में ही अपनी हिंदी की उपज है, ये है हिंदी भाषी लोगों के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति की गई है। तो ड़, ढ़ इसका उच्चारण, ये अनुस्वार और विसर्ग, इसका जैसे, इसका उच्चारण कैसे होता है, जैसे ये अंश, अंश बोलते हैं, नाम होता है अंश, अंश नासिका से अंश, 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 नासिका से इसका उच्चारण होता है अनुस्वार का, ठीक। और ये इसके पीछे लगा देंगे यहां पर, तो ह जैसा उच्चारण होता है, अंशः, 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 ठीक है, क्या है, अंशः, ये हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये जो स्वर हैं हमारे 11, उनके पीछे ही इनका प्रयोग होता है शब्द के अंदर, अर्थात इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे, किसी स्वर को आगे रख करके ही करेंगे। जैसे हम ये अनुस्वार रख दें यहां और बाद में यहां पर अ लगाएं तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता। ये अनुस्वार अ से पहले रख देंगे यहां तो उच्चारण नहीं होगा। इस अनुस्वार को अपने उच्चारण करने के लिए अपने से पहली जो उसकी ध्वनि होगी, वो ध्वनि क्या होनी चाहिए, स्वर वर्ण की ध्वनि। ये नियम ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इस विसर्ग को भी अपने उच्चारण के लिए अपने से पूर्व की ध्वनि स्वर की रखनी होगी, ठीक है, स्वर की। बाद में तो कुछ भी व्यंजन हो, स्वर हो, कोई परेशानी नहीं, पर इस अनुस्वार की ध्वनि से पूर्व में आपको हमेशा स्वर वर्ण की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। और ये जो व्यंजन है, ये वाले जो व्यंजन आपको बताए हमने, ठीक है, ये वाले जो व्यंजन हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें इनका अकेले का उच्चारण नहीं होता है, इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। परंतु इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता हमें इन वर्णों के बाद में स्वर लगा करके लेनी होती है। जैसे क, का उच्चारण करने हैं तो क हमें यहां पीछे आ जोड़ना पड़ेगा या ई जोड़नी पड़ेगी, जो भी है, ठीक है, ठीक है। और इसके आगे भी कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, आगे ये इसके लिए दोनों। अब जैसे हमें क का उच्चारण करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अक, इक, इसमें दोनों प्रकार से आपको समझना है। विसर्ग और अनुस्वार में ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ क का उच्चारण हमने इस क का उच्चारण इस क के पीछे आ लगा करके कर दिया क, और यहां पर हमने इसके पहले लगा करके भी कर दिया, तो क्या हो गया, अक, क का उच्चारण हो गया अक और क। तो इन व्यंजनों में क्या है, हम स्वरों इनके उच्चारण के लिए स्वर को पहले भी स्वर की ध्वनि को रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर मानिए शब्द के प्रयोग के ऊपर। ये विशेष बात मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है।
और ये जो स्वर हैं इनका हम अकेले भी उच्चारण कर सकते हैं, बिना किसी दूसरे मान बिना व्यंजन के इनका अकेले उच्चारण हो जाता है, इसलिए स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर उन्हीं वर्णों को कहते हैं जो स्वयं अकेले बिना किसी वर्ण के सहायता से उच्चारित हो जावे। आ को उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही मुझे। आ ई उ रे ए आई ओ औ। अब इसके साथ किसी के साथ बोल सकते हैं, परंतु ये इसके लिए शर्त नहीं है कि इसको इसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण को लेना ही है, नहीं, ये समझ लेना। इसलिए वैयाकरणों ने ये नियम बना दिया कि जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण कर सकें वो वर्ण होते हैं स्वर, और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्णों का सहयोग लेना पड़ता है 100% अवश्य रूप से, तो वो वर्ण होते हैं व्यंजन। बस स्वर और व्यंजन की यही परिभाषा है। ठीक है, इतना हो गया आज। तो कक्षा में इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब मैं मेरे साथ में आप एक बार पूरी वर्णमाला का उच्चारण कर लीजिएगा। अगली कक्षा में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इसके लिए संस्कृत व्याकरण में तो सूत्र हैं, हिंदी व्याकरण में सूत्र नहीं है। उस सूत्र के ही अर्थ को स्वीकार करके हिंदी में पढ़ा देते, तो सूत्र नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान क्या है मुख में, ये बता देंगे। ठीक है, चलिएगा मेरे साथ में इन वर्णों का सबका उच्चारण एक बार कर लीजिएगा। आ आ ई ई उ ऊ रे ए आई ओ औ क ख ग घ न च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ण ळ। ये अनुस्वार है, विसर्ग है, इनको नाम दे दिया। इसका उच्चारण अकेले नहीं हो सकता है, उस शब्द में ही होता है। ये संयुक्त व्यंजन है, वर्ण नहीं है, तो इनका उच्चारण क्ष। क्या होगा इसका? क्ष त्र ज्ञ। ठीक है, इसका उच्चारण तो लोग पूरी तरह से गलत ही बोलते। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? ज्य, ऐसा बोल देते हैं ज्य। ये उच्चारण करते हैं, लिखते तो यही है। देखिए क्या बोलते हैं, जैसे लिखते हैं ऐसा लिखते हैं, और बोलेंगे कैसे? आज्ञा। आज्ञा क्या बोलते हैं? आज्ञा। इस ज्या को उच्चारण तो कैसा कर रहे हैं? ऐसा ज्या। लिख तो ऐसा ही रहे हैं, पर उच्चारण आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा। ठीक है, ज आ। तो इसका उच्चारण सही करना सीख लीजिएगा। कुछ लोग इसको क्या कर देते हैं? ऐसे आज्ञा, क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। तो आज्ञा, आज्ञा बोल देते हैं ग या। लिखते ऐसा ही है, और कहीं कहीं जैसा भी लिखने लगे हैं अब, ये गलत है। तो जिया, और ये क्या है? श्र। श्र, इसको अभी मेरे नाम में मुझे प्राय करके मेरा जो नाम लोग बोलते हैं श्र को बोलते हैं शर, सर सर सरबन। सरबन, मेरे नाम को बोला नहीं जाता लोगों से, तो सरबन कर दिया, सरबन कुमार। ठीक है,
और श्रवण कुमार मेरे आधार कार्ड पे भी हिंदी में कर दिया। अब उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, परंतु ये क्या है, श्रा है, क्योंकि इसमें ये पहले शा है, रा है, ये आ है भाई, ये श्रा है, सरा नहीं है, सर भी नहीं है, श्रा श्रा, श्रवण कुमार। अब मेरे नाम के उच्चारण कर करके एक तो ण का उच्चारण सही सीख सकते हैं और एक इसका सीख सकते हैं। तो क्षत्र ज्ञ श्र, ये चार। इसी प्रकार से संयुक्त वर्ण और भी हैं, यही चार नहीं है, ये चार तो पढ़ा देते हैं, संयुक्त वर्ण और भी हैं, जैसे ये भी है का चा, ये भी है, ऐसे कई है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है ये तो। चलिएगा, तो आज की कक्षा ये हमारी द्वितीय कक्षा हो गई वर्णों के उच्चारण की। अगली कक्षा में वर्णों के उच्चारण स्थान बता देंगे, तो फिर आप वर्णों के बारे में सारी जानकारी, फिर उसके बाद कुछ व्याकरण संबंधी जो प्रयत्न होते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करें। अपने मित्रगणों को भी अवश्य शेयर करते रहें। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं इसलिए इस व्याकरण को पढ़ा रहा हूं कि मैं संस्कृत व्याकरण का विद्वान हूं, और ये सारी बातें संस्कृत के व्याकरण से ही सही रूप में ज्ञात होते हैं। केवल हिंदी के व्याकरण को पढ़ करके आप सही रूप में नहीं जान सकते। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।